हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश अग्रवाल आपका वेलकम करता हूँ। ये हमारा मैथ्स का कोर्स है जो मेनली सीबीएसई क्लास 10th पर बेस्ड है, लेकिन ये कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होता है क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स में जो 9th 10th लेवल की मैथमेटिक्स है वो पूछी जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमें इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए और इनको समझ के हमें याद रखना चाहिए, जिससे हम इसको लंबे समय तक याद रख सकें और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो पहला चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर्स या नंबर सिस्टम्स भी बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जो सारे नंबर जनरली हम देखते हैं उनको हम रियल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? जो भी नंबर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, न्यूमरल्स, कुछ सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसी को नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो कितने सिंबल्स यूज किए जाते हैं? 10 सिंबल्स जनरली यूज किए जाते हैं और उनसे हम बाकी सारे नंबर्स को भी लिख सकते हैं। तो 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are used to represent any number however large it may be in our number system। तो ये वैसे आप सब जानते भी हैं कि कोई भी नंबर हमें लिखना हो तो वो हम इन 10 डिजिट से मिलकर बना सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये मेन 10 डिजिट्स हैं, 10 सिंबल्स हैं जिनसे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ईच ऑफ द सिंबल्स 0 1 2 अप टू 9 इज कॉल्ड अ डिजिट और अ फिगर। तो ये जो सिंबल्स हैं 0 से लेकर 9 तक, इनको क्या बोला जाता है? डिजिट या सिंबल या फिगर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो 0 से 9 तक के सिंबल्स हैं, दे आर ईदर कॉल्ड डिजिट और अ फिगर। ठीक है, तो इनसे सारे नंबर्स हम बना सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं किस किस तरह के नंबर्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कैसे शुरुआत हुई होगी नंबर सिस्टम की। तो जब सब कभी ऐसी जरूरत सामने आई होगी कि हमें कोई चीज क्या करनी है, बांटनी है किसी में, तो किस तरह से बांटे। तो काउंटिंग इंट्रोड्यूस हुई होगी कि बराबर बराबर देना है, तो हमने 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग करना शुरू की होगी। या कोई चीज हमको किसी से लेनी है, अब हमने दी कितनी थी, ली कितनी है, तो कैसे, तो हमने अगर काउंट कर लिया उसको कि 1 2 3 अप टू 10 कि हमने 10 किसी को सोने के सिक्के दिए, अब हमें कुछ दिनों बाद उससे लेने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि संख्या, वो जो नंबर है अगर वो हमें याद है तो हम बता सकते हैं। तो इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नेचुरली यूज होते हैं। जो सबसे पहले हमने सोचा होगा कि हमें नंबर सिस्टम को ऐसे डिफाइन करना चाहिए 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसको n से डिनोट करते हैं। और n को कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, मतलब बहुत सारे नंबर्स, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे जो भी आगे चलते जाएंगे, 6 7 फिर 20 40 1000 10,000 लाख करोड़, ये सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर हम बात करें होल नंबर। अब होल नंबर जो है, इसकी क्या जरूरत पड़ी होगी? अब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी जहां पर कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसको क्या असाइन करें। भाई, अगर किसी के पास 2 सोने के सिक्के हैं तो अपन ने बोल दिया 2। अब हम मान लो 10 लोग खड़े हैं, हमको बताना है किसके पास कितने सोने के सिक्के हैं। एक के पास 2 थे, हमने बताया 2 हैं। एक के पास 8 थे तो हमने बता दिया 8 है। अब एक के पास कुछ भी नहीं था तो उसको क्या नंबर असाइन करें? तो वहां से किसका जो है यूज शुरू हुआ? 0 का। तो एक तरीके से वहां पे हमें एक और नंबर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी जिसको बोला जाता है 0। तो ये जो 0 है और नेचुरल नंबर्स हैं, इन सबको मिलाकर क्या बोल दिया गया? होल नंबर्स। होल का मतलब क्या होता है? जैसे संपूर्ण, पूर्ण।
तो मतलब अब हमारा नंबर सिस्टम एक तरीके से क्या हो गया, पूरा हो गया, ये मानते हुए उसको होल नंबर बता दिया गया। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स एज 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सारे जो भी नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स और जीरो उसमें और इंक्लूड कर लिया, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W। तो जो होल नंबर्स का पूरा सेट है उसको W से डिनोट करते हैं, और W को कैसे लिखते हैं, यही 0 से लेकर पूरा आगे तक जितना भी हम आगे जा सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आगे हम कितना भी आगे जा सकते हैं, इसलिए डॉट 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 लगा देते हैं। ठीक है, सो होल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। यूनियन मतलब बेसिकली इन दोनों का ग्रुपिंग हो गई एक तरीके से, कि पूरे नेचुरल नंबर्स और जीरो का एक हमने यूनियन ले लिया, ग्रुप ले लिया, तो ये क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। ठीक है, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसा हमने अभी पहले देखा था, n से नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो जीरो सबसे छोटा होल नंबर है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है, क्योंकि हम आगे काफी आगे तक जा सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकते हैं, इसलिए उसकी कोई वैल्यू हम नहीं बता सकते। ठीक है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट। तो होल नंबर के सेट में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफैक्ट नेचुरल नंबर में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, लेकिन उसमें एक जीरो और इंक्लूड कर लेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर है ही, यानी कि जो नेचुरल नंबर है इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर, या सबसेट ऑफ, सॉरी, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या है, एक सबसेट। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हमें पता होनी चाहिए, कहीं पे कोई यूज कर ले, पूछ ले, तो कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है या बोला जाता है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, तो स्टेटमेंट वाइज कैसे हम चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। फिर n इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ w, दैट इज n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ w। अच्छा, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है, a proper subset of a set A is a subset of A that is not equal to A. In other words, if B is a proper subset of A, then all elements of B are in A, but A contains at least one element that is not in B. ठीक है, समझ आ रहा है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर कोई भी सेट है, जैसे मान ले हम कोई भी एक सेट मान ले कि एक कोई सेट है 1, 2, 3 ऐसे, अब इसका एक सबसेट लिया हमने 1, 2, तो अगर इसमें सारे एलिमेंट्स हैं इसी में से, यानी कि ये A है और ये B, तो अगर B में सारे एलिमेंट्स हैं A के, एक भी कम है या एक से ज्यादा भी कम हो सकते हैं, तो B A का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो यही है कि होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं आ रही हैं, नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो पूरा का पूरा होल नंबर जो है उसको तो कंटेन कर ही रहा है, सिर्फ जीरो को छोड़ दें, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो जैसे होल नंबर की बात करें हम, तो होल नंबर में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर में 0 को छोड़ के सारे नंबर हैं। तो ऐसे ही सेट को क्या बोला जाता है, सबसेट, जिसमें सारे नंबर हो, कम से कम एक नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल मैच नहीं करना चाहिए, उसमें से कुछ नंबर्स कम होने चाहिए। ठीक है,
तो यही कह रहे हैं कि B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, देन all elements of B are in A, but A contains at least one element that is not in B. कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो B में नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? The set of integers is the set of natural numbers, zero and negative of natural numbers simultaneously. अब देखो ऐसा हुआ होगा कि और जब आगे चीजें बढ़ी होंगी तो मान लो किसी के पास 0 तक तो समझ आ गया। अब मान लो कि किसी ने 2 स्वर्ण मुद्राएं तो हैं उसके पास, सोने के सिक्के हैं, लेकिन वो उधारी पे ले रखे हैं। अब उधारी में ले रखे हैं तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें? हम बोले उसके पास 2 सोने के सिक्के हैं, तो वो एक तरीके से क्या हो गया कि उसके हैं बोलना हो गया। अगर हम बोलना चाहते हैं कि वो 2 उधारी में है, यानी उसको चुकाने हैं किसी को, तो वहां पर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया कि अपन उसको एक नेगेटिव वैल्यू शो कर दें कि 2 सिक्के अगर उधारी में है, यानी कि उसके साथ हम बोल दें -2 सोने के सिक्के हैं, यानी कि अगर वो 2 सिक्के अर्न करके चुका देगा तो उसके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 सिक्के उसके पास कम है। इस तरह से नेगेटिव जो नंबर हैं वो उनकी जरूरत पड़ जाती है। तो नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में से नेगेटिव नंबर्स जब इंक्लूड किए गए तो वो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर जो सारे नंबर्स हैं उनको क्या बोल दिया गया? उनको बोल दिया गया इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स नहीं सारे 1 2 3 4, फिर 0 भी, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव भी उनमें हमने ऐड कर दिए। तो ऐसे सेट को क्या बोला गया? इंटीजर बोला गया, जिसको i या z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन तरह के नंबर हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको इवन नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज डिनोटेड बाय ई सच दैट। तो इवन नंबर्स के सेट को ई से डिनोट किया जाता है, और ई क्या होता है? इस तरह से 0 2 4 6 8। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट है 0 2 4 6 8 10, इस तरह से जो भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उसको इवन नंबर बोला जाता है। तो 0 को भी इवन माना जाता है, बाकी 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर हो गए। फिर आता है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, या ऐसा बोल दे जो नंबर इवन नहीं होते, सीधी सी बात है, वो कैसे होंगे? ऑड। ठीक है, तो जो नंबर्स इवन नहीं है वो ऑड हो जाएंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जैसे 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, तो वह नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा और ये खुद होगा 2। फिर 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा और 3। 5 के फैक्टर्स 1 5। तो ऐसे नंबर को प्राइम बोला जाता है। और इसके एग्जांपल 7 11 13 17 19। ठीक है, तो इनके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, एक तो खुद वो नंबर और दूसरा 1। ठीक है, और जो 2 है इट इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो है सबसे छोटा है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर होगा, चाहे वो 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो,
तो उसका 2 तो कम से कम एक फैक्टर हो गई, ठीक है। तो इसलिए जो 2 है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट ही होगा, सबसे छोटा 2 ही है। अच्छा 1 जो है वो प्राइम नहीं होता। वो क्यों नहीं होता प्राइम? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, ठीक है। और प्राइम किसको बोला जाता है, जिसके 2 अलग अलग फैक्टर्स हों, इसलिए 1 को प्राइम नहीं माना जाता। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे टाइप के होते हैं। इसमें 2 सबसे छोटा होता है और 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे कोई बड़ा नंबर दे दिया आपने को, ये तो ठीक है, कुछ छोटे मोटे इनको हम याद भी रख सकते हैं या धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। अब कोई बड़ा नंबर प्राइम है या नहीं, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे? फर्स्ट इज फाइंड अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया उसका अप्रोक्सीमेटली क्या ले लें हम, स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं हम उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बता पाए, तो हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ले लें। और स्टेप 2, डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स लेस देन अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर। तो हमने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लिया, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे उस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करें। इफ गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर देन द नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो अगर जो दिया हुआ नंबर वो जो उसके स्क्वायर रूट से छोटे प्राइम नंबर्स हैं उनसे अगर डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, वरना वो प्राइम नहीं होगा अगर वो किसी से भी डिवाइड हो रहा हो। जैसे एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इज 131 अ प्राइम नंबर? तो सबसे पहले क्या करें, हम 131 का अप्रोक्सीमेट रूट निकालें। अब देखो अप्रोक्सीमेट रूट के लिए कम से कम हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम 1 से 20 तक के स्क्वायर याद रखें, और ऐसे ही फिर ये जो नंबर आएंगे स्क्वायर वाले उनके स्क्वायर रूट याद रखें। तो इसमें जैसे 12 का अगर हम स्क्वायर देखें तो 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144, और 11 का जो स्क्वायर है वो आता है 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121, और 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144। तो अप्रोक्सीमेट इसका स्क्वायर जो है, तो हम ये देख लेते हैं कि 12 से छोटा ही आएगा, तो हम रफली इसको 12 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें भी बड़ी वाली साइड ले लें, कोई चीज मिस ना हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि इससे 11 का आएगा 121, जो इससे छोटा नंबर है, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा 144। तो रफली हम इसको 12 मान ले इसके अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट को। अब जो प्राइम नंबर लेस देन 12 है वो कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। अब ये 131 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? देखो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 2 से डिवाइड कब होता है नंबर, अगर ये एक इवन नंबर होगा। इवन मतलब जिसके एंड वाली टर्म 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह की हो, मतलब एक इवन टर्म हो, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन है? 3 से डिवाइड होने की कंडीशन है कि सारी डिजिट्स का सम 3 आना चाहिए। जैसे 3, 4, 5 सम हो गया, सॉरी 3 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन है, सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 3 के इक्वल नहीं, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, जैसे 3, 6, 9 इस तरह का। तो यहाँ पे ये 5 आ रहा है सम, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिवाइड कब होता है? 5 से डिवाइड होगा अगर एंड वाली टर्म में 5 आ रहा होगा या 0 आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे अब 7 से हम डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल ज्यादा नहीं जाना है तो 2, 3, 5 का तो कॉमन है जो हमें पता होना चाहिए। बाकी औरों के भी होते हैं, लेकिन ठीक है उनको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी 7 से अगर हम देखें तो 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 × 1 7 आएगा, 7 आ जाएगा तो बचेगा कितना, 61। अब 7 × 9 63 होता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 7 से। 11 का स्क्वायर आता है 121, ठीक है। फिर 11 × 12 करेंगे तो वो इवन नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक ऑड और इवन का प्रोडक्ट इवन ही आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर यानी कि इनमें से किसी से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 131 भी कैसा नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो ये प्राइम नंबर को ऐसे चेक किया जा सकता है।
ठीक है, जैसे चलो एक और रैंडमली कुछ भी नंबर हम सोच लेते हैं। तो मान लो हमने देखा 157, ये प्राइम है या नहीं है। तो अब हम इसको देखें कि ये किसके रूट, इसका रूट जो आएगा स्क्वायर रूट वो रफली कितना आएगा। तो अभी हमने देखा 12 का स्क्वायर 144 आता है। 13 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। तो ये 13 का स्क्वायर इससे बड़ा हो गया, तो रफली इसका स्क्वायर रूट जो है वो 13 मान लेते हैं कि ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 13 आ गया। तो हमें जो प्राइम नंबर अब चेक करने हैं वो लेस देन 13 करने हैं। तो लेस देन 13 में भी क्या रहेंगे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 13 नहीं करना क्योंकि 13 का स्क्वायर इससे बड़ा है 157 से। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट टर्म ऑड है। 3 से सारे नंबर का हम सम करें 7, 8 एंड 5 13, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट टर्म ना तो 5 है ना 0 है। 7 से चेक कर ले, 7 इंटू 2 14 होता है। फिर बचा यहाँ पे कितना 1 17, तो 7 से भी नहीं होगा। 11 से तो 11 इंटू 1 11 हो गया, बचा 47। 11 इंटू 4 44 आएगा, तब भी 3 बच जाएगा। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा इनमें से किसी से, तो ये भी कैसा नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे हम प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं डिस्टिंक्ट, वो तो प्राइम नंबर्स हो गए। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको क्या नाम दे दिया जाता है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 14, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 0 तो हर नहीं लेते अपन फैक्टर, 0 किसी का फैक्टर नहीं माना जाता, ना होगा भी नहीं, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 4। 6 के क्या रहेंगे 1, 2, 3 एंड 6। 9 के 1, 3 एंड 9। 10 के 1, 2, 5 एंड 10। ऐसे सबके देखेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे, इसलिए ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। फिर नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 1 जो है ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसका ना तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं और ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसका सिंपल एक ही फैक्टर होता है, ये खुद। ठीक है, ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर्स। तो 2 से बड़े जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सब कंपोजिट होंगे। क्यों, क्योंकि 2 उनका एक फैक्टर होगा ही होगा, एक 1 होगा और एक वो खुद होगा, तो कम से कम 3 फैक्टर्स तो उनके मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज ईदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर या तो क्या होगा, प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स एंड इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, तो उसमें जब हम ढूंढने बैठेंगे तो इनफाइनाइट ही प्राइम नंबर्स होंगे और इनफाइनाइट ही कंपोजिट नंबर्स होंगे। फिर को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब ये क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, ये हम समझते हैं, या इनको रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है। तो 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स इफ दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। देखो, 2 नेचुरल नंबर्स कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि प्राइम होने चाहिए, नेचुरल नंबर ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 कोई भी नेचुरल नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे अगर उनके क्या होंगे, इफ दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। बाकी और दोनों के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 8 एंड 9। अब हम 8 के फैक्टर्स देखें तो 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2, 3 आएगा नहीं, 4 से डिवाइड हो जाएगा 8। ठीक है, और 4 के बाद सीधे 8। ऐसे 9 के देखें तो 9 के क्या आएंगे, 1, 9 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा, और 3 के बाद सीधे 9 से। तो इनके खुद बहुत फैक्टर्स हैं, 8 के 4 फैक्टर्स हैं, 9 के कितने फैक्टर्स हैं,
3 फैक्टर्स है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो ये जो 1 है और ये 1, तो 1 एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए बस उनका। ऐसे नंबर्स को को प्राइम बोला जाता है और कोई फैक्टर उसका कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम 15, 16 के लिए देख सकते हैं, 26, 33 के लिए देख सकते हैं, ये सब को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनका सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर हो बस। बाकी वो नंबर खुद प्राइम हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं, वो ऑड है इवन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और उनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, तो वो को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, फिर को प्राइम नंबर्स मे नॉट देमसेल्फ बी प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये वही बात जो हम बता रहे थे कि को प्राइम नंबर्स जो हैं वो खुद प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। As 8 and 9 are co-prime numbers, but neither 8 nor 9 is a prime number. ठीक है, तो 8 और 9 खुद तो को-प्राइम है, ना तो 8 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, बाकी यहाँ 2 प्राइम नंबर जो हैं वो हमेशा को-प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्राइम नंबर में देखें, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है 1 और वो खुद नंबर, तो अगर 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं तो उनका कॉमन फैक्टर 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, फिर आगे एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव जो सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स है वो हमेशा क्या होंगे को प्राइम, जैसे 8, 9, 15, 16, 25, 26, 18, 19, 20, 21, 19, 20। ऐसे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला है ना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे। ट्विन प्राइम्स, फिर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्राइम नंबर का पेयर जोड़ा जिसके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर हो वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। तो पहली बात तो जो ट्विन प्राइम्स हैं उनके बीच में एक ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, और वो कंपोजिट होना चाहिए। तो जैसे 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है 4, और 4 कैसा नंबर है कंपोजिट, तो 3 और 5 को ट्विन प्राइम्स हम बोल सकते हैं। 5 एंड 7 प्राइम नंबर्स हैं, उनके बीच में 6 जो आएगा वो कंपोजिट नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम्स हो गए। 11 एंड 13 प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में 12 आएगा वो कंपोजिट नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम्स हो गए। ठीक है, ऐसी 17, 19, 29, 31, 41, 43 ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को ट्विन प्राइम्स बोला जाता है जो खुद तो प्राइम होते हैं लेकिन उनके बीच में जो भी नंबर आए वो कैसा है, कंपोजिट नंबर आए। तो बेसिकली ये 2 नंबर्स होंगे जिनके बीच में एक गैप आएगा और वो गैप कैसा होना चाहिए, कंपोजिट, और वो दोनों नंबर आपस में प्राइम होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है ये क्या कहती है, तो ये कहती है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to b into q plus r such that r जो है ये greater than equal to 0 होना चाहिए और less than b होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं a एंड b तो कोई ना कोई यूनिक इंटीजर्स होंगे q एंड r जो इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो कई बार क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स में ऐसी इक्वेशन लिखी होती है तो हमको समझने में थोड़ा सा डरावना सा लगता है। इसको हम जैसे ऐसे समझ लें कि मान लो a कोई नंबर है 18, b कोई नंबर है 4। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b तो कोई ना कोई 2 यूनिक इंटीजर्स जो हैं क्यू आर एग्जिस्ट करेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो कैसे, जैसे अब a क्या है 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 तो क्या हो गया 16, 4 इंटू 5 करेंगे तो 18 से ज्यादा हो जाएगा तो 5 नहीं लिख सकते, तो 4 इंटू 4 16 एंड प्लस 2। तो बेसिकली ये जो 4 है ये q हो गया और ये जो 2 है ये किसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया। तो यही कह रहे हैं कि गिवन पॉजिटिव नंबर्स a एंड b
या फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ऐसा भी बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to b into q plus r such that r is greater than equal to 0 and less than b। ठीक है, ये जो r आया ये क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बराबर कैसे हो सकता है, अगर b को हम 3 मान लेते हैं यहाँ पर, तो अगर हम b को 3 मान लेते हैं तो फिर a क्या हो जाता, तो फिर a हो जाता, a मतलब 18 जो है, तो 18 क्या हो जाता, 3 into 6 प्लस 0, तो इस केस में r 0 आ जाता और q कितना हो जाता 6। ठीक है, तो ऐसे किसी भी नंबर को a और b, अगर दो नंबर हैं तो हम दो यूनिक इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं जो इस तरह से a और b को रिलेट करेंगे, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, जहां पे r या तो 0 या उससे बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, b मतलब ये 4 था यहाँ पे, तो 4 से छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, मतलब ये जो r आया था 2, तो 2 4 से छोटा होगा इससे, b से, और यहाँ पे r क्या आया 0, ये 0 किससे छोटा होगा, इससे, b जो यहाँ पे 3 था। समझ आ रहा है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक to compute the highest common factor of two given positive integers। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये एक टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है क्या करने में, टू कंप्यूट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, रिकॉल दैट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b is the largest possible integer d that divides both a and b। तो क्या करें, HCF क्या होता है, तो HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे नाम से ही क्लियर है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स का वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो a और b दोनों को डिवाइड करता है, वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाता है। To obtain the HCF of two positive integers, say c and d, with c greater than d, follow the steps below। अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे पास c and d, जिसमें c d से बड़ा है, तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे HCF फाइंड करने के लिए। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू c and d। तो c और d में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएं, जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी। ठीक है, सो वी फाइंड होल नंबर्स q एंड r सच दैट c इज इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, तो c d से हम बड़ा मान के चल रहे हैं, तो c अगर d से बड़ा है तो हम c को क्या लिख सकते हैं, d इंटू क्यू प्लस r, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने हमें बताया था। तो a की जगह यहाँ पे c आ रहा है, b की जगह d ले रहे हैं, क्योंकि हम दो नंबर c और d की बात कर रहे हैं। ठीक है, और r वही है, 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है और d से छोटा होगा। अब कह रहे हैं इफ r इज इक्वल टू 0, d इज द HCF ऑफ c एंड d। अगर r 0 आ गया तो जो d है वही HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r 0 आ गया मतलब सीधी सी बात है c d से जो है डिविजिबल होगा, और अगर c d से डिविजिबल होगा तो जो d है वो नंबर जो है वही क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों, क्योंकि d का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो खुद ही होगा, और c उससे बड़ा है, और अगर d से भी डिवाइड हो रहा है तो दोनों का कॉमन फैक्टर फिर d ही होगा। ठीक है, मगर अगर r 0 नहीं हुआ तो अप्लाई डिवीजन लेमा टू d एंड r। फिर क्या करोगे, फिर जो d है और r है उसके लिए डिवीजन लेमा लगाओगे, एंड कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। वैसा करते जाओगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। The divisor at this stage will be the required HCF। जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो उस वक्त का जो डिवाइजर होगा, जो ठीक है, वो क्या हो जाएगा, HCF होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
तो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाना है हमें, HCF फाइंड करना है 4052 एंड 12576 का। तो देखो जो बड़ा नंबर है उसको हम यहाँ पे C मान लेंगे, छोटे को D, या यूक्लिड्स लेमा के हिसाब से इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। ठीक है, तो सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052 टू गेट। तो 12576, देखो अब यहां भी क्या ध्यान रखना है, जैसे हम यहां देखें 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 5, तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पूरा मल्टीप्लीकेशन की बजाय पहले चेक कर ले। तो हम इसको देखें, तो अगर यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं तो मतलब 3 डिजिट्स हटा दो एक तरीके से रफली, तो 4 इंटू 3 क्या देगा, 12। यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली हम इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर वो 3 से मल्टीप्लाई करने पे इससे ज्यादा टर्म आ गई तो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वो 2 ले लेंगे, और अगर कम आई तो 3 ही लेंगे। तो जैसे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6। फिर 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15, बचा 1, तो 3 इंटू 0 0, तो एक 1 यहां से आ जाएगा, 3 इंटू 4 12। तो ये टर्म इससे छोटी आएगी, तो यानी कि यहां पर इसको 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, एंड 5 में से 1 गया 1, तो ये 420, 420 यहां बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर एक तरीके से। अब क्योंकि ये 0 तो आया नहीं, तो 0 नहीं आया, तो अब हमारे पास ये जो था डिवाइजर और ये जो था रिमाइंडर, बेसिकली इन दोनों में हम यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे आगे। ठीक है, तो सिंस द रिमाइंडर 420 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420 टू गेट। अब फिर से देखें, दो टर्म्स हटा दें, मतलब ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट टर्म देखें यहाँ पे, तो दो टर्म यहाँ की हटाई, दो यहाँ की, यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ 4। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन यहाँ वाले टर्म को देखें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 20 को 10 से करोगे तो 200, और यहाँ पे से 52 है। तो बेटर है हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करके देखें। तो 9 से करेंगे तो 9 इंटू 0 9, 9 इंटू 2 18, फिर बचा 1, 9 इंटू 4 36, तो आ गया 37। तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो 420 इंटू 9। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 2 में से 0 गया 0, 5, तो 5 में एक कैरी लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 बचेगा। तो 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गए 2, और 3 में से 3 गया 0, तो ये रिमाइंडर आ गया। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम इस 420 और 272 में यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे तो अब क्या हो गया, अब 272 और 420 में देखें तो 272 का डबल ही 420 से ज्यादा आ जाएगा, तो हमें अब ज्यादा नहीं देखना, तो 272 इंटू 1 लेना पड़ेगा हमें। तो 420 क्या रहेगा, 272 इंटू 1, तो 272 इंटू 1 तो 272 होगा। अब इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 420 में से इसको माइनस करो, तो इधर से कैरी लेंगे, तो 10 में से 2 गए 8, 1 बचा तो एक और कैरी लेंगे, तो 11 में से 7 गए 4, और यहाँ बचा था 3, 3 में से 2 गए 1, 148। अब भी 0 नहीं आया, तो 272 और 148 के लिए लगाएंगे। फिर 148 का डबल लेंगे, तो वो 14 का डबल कितना होता है, 28, तो इससे ज्यादा आ जाएगा। तो फिर 272 क्या हो जाएगा, 148 इंटू 1, और डिफरेंस ले लेंगे इन दोनों का, वो बच गया 124। फिर 0 नहीं आया, तो 148 और 124 के लिए लगाएंगे, तो 148 को क्या लिख देंगे, 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ फिर 0 नहीं आया, तो इसके लिए फिर से यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे, तो फिर 124। अब यहाँ पे देखिए 124 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 2 इंटू 6 12 देगा, लेकिन 4 इंटू 6 तो 4 से ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 का फैक्टर आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। तो 124 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 कितना होता है 120, तो बचा कितना 4। अब 24 और 4 में यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे, तो 6 इंटू 4 24 होता है, तो 24 को हमने लिख दिया 4 इंटू 6 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऐसे रिमाइंडर 0 तक हमें जाना है। उसके बाद ये जो टर्म बचेगी यही क्या हो जाएगी, HCF। ठीक है, तो द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4, द HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज 4। समझ आ रहा है, तो इस तरह से HCF निकाला जा सकता है।
अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट और खास बात ये है कि नोटिस दैट 4 इज अ HCF ऑफ, सिर्फ इनका ही HCF नहीं है जो शुरू में दो टर्म्स दी थी, जिस भी स्टेज में हमने ये यूक्लिड्स लेमा लगाते गए उन सबका HCF 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर भी दिए होते 4052 और 420 तो भी ये प्रोसेस ऐसे ही आगे एंड तक चलाना पड़ता। तो यही कह रहे हैं कि 4 जो है 24 और 4 का तो HCF है ही, साथ में 124 और 24 का भी है, ठीक है, ये वाले नंबर। ऐसे ही 148 और 124 का भी होगा, 272 और 148 का भी होगा, ठीक है, 420 एंड 272 का भी होगा, 4052 एंड 420 का भी होगा, और इसका तो हमने देखा ही कि 12576 और 4052 का भी होगा। समझ आ रहा है? तो यूक्लिड्स लेमा में जितने भी स्टेप्स आएंगे तो स्टेप्स में जो ये दो नंबर्स होंगे A, B या C एंड D, उनका भी HCF वही फाइनल नंबर आएगा, क्योंकि उनके लिए भी ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा, तो लास्ट में जो बचेगा वही उनका भी HCF कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 4052 और 420 का HCF निकालना होता तो यही करते, 4052 को 420 इंटू समथिंग प्लस समथिंग लिखते और ऐसी प्रोसेस चलता जाता। तो ये प्रोसेस 4052 और 420 के लिए भी यही एंड होता, तो 4 उसका भी क्या आ जाता, HCF। तो ऐसे ये हमें HCF निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी हमने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, तो उसको हम समझें लेमा क्या होता है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट है जो सिद्ध कर चुके हैं और जिसका यूज किया जाता है एक दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो मतलब इंफॉर्मेशन के लिए कि ये लेमा वर्ड नया वर्ड है, तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम is not only useful for calculating the HCF of very large numbers, but also because it is one of the earliest examples of an algorithm that a computer had been programmed to carry out. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये सिर्फ HCF निकालने के लिए ही यूजफुल नहीं है लार्ज नंबर्स का, ये इसलिए भी यूजफुल है कि जो कंप्यूटर्स के जो एल्गोरिथम है उसमें इसको सबसे पहली बार यूज किया गया था। कंप्यूटर्स के एल्गोरिथम भी क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं और उस सीक्वेंस में काम करते करते रिजल्ट तक पहुंचते हैं। बस उनकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है कि वो रिजल्ट बहुत फटाफट दे देते हैं, इसलिए वो कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट वर्क करते हैं। और वो ऐसे ही क्या करते हैं, कुछ लॉजिकल जो है कैलकुलेशंस पे बेस्ड होते हैं, एक एल्गोरिथम पे बेस्ड होते हैं सारे प्रोग्राम्स जो वर्क करते हैं। ठीक है, तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है जिसको फॉलो किया जाए तो हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर्स क्या है, मशीन्स हैं, तो उनमें इसी तरह से क्या किए जाते हैं, ये एल्गोरिथम फिट किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में कि वो सीक्वेंस में चल के हमें रिजल्ट तक पहुंचा देती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखने, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और जो एल्गोरिथम है ऐसे क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कई बार हम लोग या जनरली जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोल देते हैं। ठीक है, जो पहला लेमा है उसी को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, ऑल्दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, it can be extended for all integers except 0, that is b not equal to 0. However, we shall not discuss this aspect here. तो क्या कह रहे हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, शुरू में दिया गया था पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, लेकिन इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस उसमें b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिवाइजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये अभी हमारे मतलब का नहीं है तो उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एज ए इंफॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं।
ठीक है, चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. तो क्या करें, हमें शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 2q का होगा, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 2q plus 1 का होगा, वेयर q इज सम इंटीजर. वैसे देखो कई स्टूडेंट्स को ऑब्वियस ही दिख रहा होगा 2q है मतलब तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, और कोई भी चीज 2 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या होती है, इवन होती है. ठीक है, और 2q plus 1 है तो ये चीज 2 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन एक 1 बच जाएगा तो वो ऑड नंबर होनी चाहिए. लेकिन फिर भी हम इसको कैसे यूक्लिड्स एल्गोरिथम से शो कर सकते हैं वो हम देखते हैं. तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान ले और b को 2 मान ले, तो अगर वो b से डिवाइड हो गई मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर. और अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स जो भी हैं या तो इवन होंगे या ऑड होंगे. ठीक है, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2. देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a को हम क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस r. ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये कहता है a को क्या लिख सकते हैं, 2 into q प्लस r फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r. अब r जो है वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा ही होता है. तो r b से छोटा होगा तो वो यहाँ पे या तो 0 होगा या 1 होगा. ठीक है, बिकॉज r जो है 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा होता है, और b से क्या होता है, छोटा, तो 2 से छोटा होगा. सो a इज इक्वल टू 2q. अगर r 0 हो गया तो a 2q के बराबर आएगा, और या फिर 2q प्लस 1 के बराबर आएगा. ठीक है, इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q देन a इज एन इवन इंटीजर. अगर a 2q की फॉर्म का है तो वो इवन इंटीजर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, r जो है 0 आ जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, ये मतलब है. ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ईदर इवन और ऑड. अ पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या ऑड होगा. Therefore, any positive odd integer is of the form 2q plus 1. तब 2q plus 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी 2 उसका फैक्टर नहीं है. तो अगर वो इवन नहीं है तो क्या होना पड़ेगा, उसको ऑड होना ही पड़ेगा. ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं. तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर. तो हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म का होगा, या तो 4q plus 1 की फॉर्म का होगा या 4q plus 3 की फॉर्म का होगा, जहां पे q जो है क्या है, कोई भी इंटीजर होगा. तो लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग a वेयर a इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ठीक है, तो वही यूक्लिड्स लेमा हम यहाँ पे लगाएंगे. तो हमने क्या किया, a मान लिया एक नंबर, जो a क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि हमें यही शो करना है यहाँ पर कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 4q plus 1 या 4q plus 3 का होगा. तो हमने मान लिया कि a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. ठीक है, वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विद a एंड b इज इक्वल टू 4. अब हमें 4 के फैक्टर की टर्म्स में बताना है, तो हम b को क्या मान लेंगे, 4. कोई और फैक्टर होता तो उसके हिसाब से हम उसको मान लेते. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको b को 4 मान लेंगे, क्योंकि 4 के हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो a को हमने क्या मान लिया, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया, और b को क्या मान लिया, 4 के बराबर मान लिया. अब सिंस जो यूक्लिड्स लेमा के हिसाब से जो r आएगा वो b से छोटा होना चाहिए, तो r या तो 0 या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 0, 1, 2 एंड 3 की. तो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2 एंड 3. यानी कि जो a है वो किसके बराबर होगा, या तो 4q के बराबर होगा अगर r 0 आ गया. समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था कि तो a जो होता है वो क्या होता है, वो होता है b इंटू q प्लस r, इस तरह का होता है. तो b तो 4 हो गया. ठीक है, q वेरिएबल है ही, और r या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा. तो a को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 4q या 4q plus 1 या 4q plus 2 या 4q plus 3, क्योंकि यही ऑप्शन है यहाँ पे, वेयर q इज द कोशेंट. ठीक है, हाउएवर सिंस a इज ऑड, अब क्या करें, a एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है,
तो a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2, तो a 4q या 4q प्लस 2 नहीं हो सकता। क्यों? 4q को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2q, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इधर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2q प्लस 1। तो कोई भी चीज जैसे 2 इंटू सम नंबर लिखी हुई है तो 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि वो इवन हो जाएगी। ठीक है, तो 4q और 4q प्लस 2 तो इवन नंबर हो जाएंगे, ऑड हो ही नहीं सकते। तो बचे कौन से? 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, तो उनको ऑड होना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेसन में हम इतना ही करते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी एनसीईआरटी बुक्स में हैं या और भी कोई आपकी टेक्स्ट बुक में है उसको करिए, और कोई भी डाउट आता है उसको हमसे पूछिए, और अच्छे से इन चीज़ों को समझिए। आप मैथ्स को जितना अच्छा कर पाएंगे अपनी 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो 9th 10th की मैथ्स जितनी अच्छी करेंगे उतना आपको फायदा होगा। आगे आप चाहे कॉमर्स लेने वाले हों, साइंस लेने वाले हों, मेडिकल में जाने वाले हों, इंजीनियरिंग में जाने वाले हों, ये बेसिक मैथ्स जो है आपको हर जगह काम आएगी। अपनी कैलकुलेशन को शार्प कीजिए, अपनी टेबल्स 20 तक आपको टेबल्स आनी चाहिए, 20 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, 20 तक के कोशिश करिए क्यूब्स भी याद करने की, ऐसे ही फिर उनके क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। अगर ये सब आप याद करके रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फायदा होगा। चलिए, तो अच्छे से इसको पढ़ के आइए, अगले लेसन में हम आगे और पढ़ेंगे। गुड लक।